हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डबास और हम कर रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट टू टॉपिक्स, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एंड इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। अब नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में हमने देखा है कि मिलिट्री फोर्स से आप पीस को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आपको सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करनी है तो मिलिट्री फोर्स आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन, यानी कि आप कोऑपरेट करोगे तो आप सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश कर पाओगे और सिक्योरिटी को मेंटेन भी कर पाओगे। बट इफ़ वी यूज़ मिलिट्री फोर्स तो सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप टेररिज्म के खिलाफ फोर्स यूज़ कर सकते हो, टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए आप फोर्स यूज़ कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं एनफोर्स करवाने के लिए आप फोर्स का यूज़ कर सकते हो। बट फिर भी फोर्स की एक लिमिट होती है, यानी कि आप कुछ हद तक ही फोर्स को यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप फोर्स यूज़ करते हो तो फोर्स की वजह से आप पॉवर्टी को कम नहीं कर सकते, आप माइग्रेशन को मैनेज नहीं कर सकते, रिफ्यूजी मूवमेंट्स को मैनेज नहीं कर सकते, एपिडेमिक्स को आप नहीं रोक सकते अगर आप फोर्स का यूज़ करते हैं तो। बट अगर आप कोऑपरेशन यूज़ करते हैं रादर देन फोर्स तो पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स हो गई, माइग्रेशन, रिफ्यूजी मूवमेंट्स, एपिडेमिक्स, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेशन। और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि अगर आप फोर्स यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स हो गई है और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आपको कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इन्वॉल्व करता हो। कोऑपरेशन बायलेटरल भी हो सकती है, यानी कि दो कंट्रीज़ के बीच में हो सकती है, दो रीजन्स के बीच में हो सकती है, कॉन्टिनेंट्स के बीच में हो सकती है, या ग्लोबली भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि थ्रेट का नेचर क्या है, किस तरीके का थ्रेट है, और जो कंट्रीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा विलिंग है और कितनी ज़्यादा एबल है, यानी उनकी एबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा कि वो कंट्रीज़ कोऑपरेट कर पाएंगी या फिर नहीं। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में अदर प्लेयर्स भी होते हैं, बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल प्लेयर्स। लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और कुछ नेशनल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको हम एनजीओज कहते हैं, लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, द रेड क्रॉस, प्राइवेट फाउंडेशंस एंड चैरिटीज़, चर्चेज़ और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ट्रेड यूनियंस हो गई, सोशल और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, या फिर हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं लाइक मदर टेरेसा एंड नेल्सन मंडेला, जो कि फोर फ्रंट पर आके इन सिक्योरिटी को इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं और जो मूवमेंट्स होती हैं इनसे रिलेटेड उनको लीड करते हैं। जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी होती है वो मिलिट्री फोर्स का यूज़ एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज़ करते हैं, यानी कि बिल्कुल जब कोई चीज़ हम काम कर ही नहीं पा रहे, यानी कि हम कोऑपरेशन काम नहीं कर पा रहा है, कंट्रीज़ के बीच में या रीजन्स के बीच में या कॉन्टिनेंट्स के बीच में कोऑपरेशन हो नहीं पा रहा है, और अब बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हमें अब मिलिट्री फोर्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, सिर्फ तभी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी जो है वो मिलिट्री का यूज़ करती हैं। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो मिलिट्री फोर्स को सैंक्शन करती है जब कोई कंट्री की गवर्नमेंट अपने ही लोगों को मार रही है या फिर अपने ही लोगों की नीड्स को इग्नोर कर रही है, यानी कि अगर उस कंट्री में पॉवर्टी है या एपिडेमिक्स है या कोई भी क्राइसिस उस कंट्री में है और उसकी गवर्नमेंट उस चीज़ को इग्नोर कर रही है, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होगी वो आपस में कोऑपरेट करके वहाँ पर मिलिट्री फोर्स को सैंक्शन कर देंगी। और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो कई बार अग्री करती हैं कि टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ वो मिलिट्री ऑपरेशंस को चलाती है, या फिर ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस चलाते हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और ज़्यादा बेटर हो जाती है जब इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ आपस में कोऑपरेट करके मिलिट्री फोर्स को यूज़ करती हैं, रादर देन कोई एक कंट्री अपने आप में ही डिसाइड कर ले कि हमें फोर्स यूज़ करना है। तो यानी कि आप फोर्स भी यूज़ करोगे अगर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में तो कलेक्टिव डिसीजन होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में आएंगी, बैठेंगे, डिस्कस करेगी, उसके बाद ही मिलिट्री ऑपरेशंस चलाएंगे। बट इंडिविजुअली अगर कोई कंट्री ऐसे ऑपरेशंस चला रही हैं जो कि वर्ल्ड के अगेंस्ट है और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का नोशन नहीं माना जाएगा। सो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो अभी तक हमने पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, बट अब हम देखेंगे कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है सिक्योरिटी को लेकर। इंडिया ने ट्रेडिशनल थ्रेट्स एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स दोनों को ही फेस किया है, और दोनों ही तरीके के थ्रेट्स इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर भी आए हैं और इंटरनली भी इंडिया ने बहुत सारे थ्रेट्स को फेस किया है।
इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के 4 कंपोनेंट्स हैं और ये चारों कंपोनेंट्स टाइम टू टाइम कॉम्बिनेशन बना के वेरी करते आए हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, यानी अपनी मिलिट्री को इंडिया स्ट्रॉन्ग कर रही है। क्योंकि इंडिया बहुत पहले से ही, यानी जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक इंडिया के नेबर्स के साथ इंडिया के बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। लाइक पाकिस्तान के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ था 1947-48 में। देन 1965 में दोबारा पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई। फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई जब बांग्लादेश को बनाया गया था। देन 1999 में कारगिल वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, और चाइना के साथ भी हमारी 1962 में बहुत बड़ी वॉर हुई थी। और उसके अलावा भी इंडिया का चाइना और पाकिस्तान और बाकी के जो नेबर्स हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं। तो इंडिया को अपनी मिलिट्री को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और एज वी नो कि साउथ एशियन रीजन में इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर से सराउंडेड है, तो इंडिया को खुद भी एक पावरफुल कंट्री बनना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने 1974 में पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था, बट उसके बाद 1998 में इंडिया ने एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि हमें अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करने के लिए ऐसे मास डिस्ट्रक्शंस के वेपन्स प्रोड्यूस करने पड़े हैं। सेकेंड नॉर्म है टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है एशियन सॉलिडारिटी को, डीकोलोनाइजेशन को, डिसआर्मामेंट को और यूएन को एज अ फोरम कि जहाँ पर जाकर कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सेटल किए जा सकते हैं। यानी कि आप डायरेक्टली वॉर के लिए मत जाओ, यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आओ, अपने मैटर्स को सेटल कर लो। इंडिया ने एक इनिशिएटिव भी लिया है कि वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ के खिलाफ मतलब इंडिया आके खड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि एनपीटी में ये बात कही गई थी कि जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्स है वो तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे अपने पास, बट नई कंट्रीज़ न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकती, तो वो कहीं ना कहीं बायस्ड ट्रीटी मानी गई है। तो इंडिया का ये कहना है कि या तो तुम बिल्कुल ही ख़त्म कर दो कि नहीं न्यूक्लियर पावर कोई भी कंट्री मतलब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकती, या फिर तुम ये मत बोलो कि जिनके पास ऑलरेडी है वो तो रखेंगे बट और कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकती। हर कंट्री को अपना मतलब एक पावरफुल कंट्री बनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो इंडिया ने कहा है कि सेम राइट्स और सेम ऑब्लिगेशंस हर एक कंट्री पर होनी चाहिए। किसी कंट्री को आप डिस्क्रिमिनेटली ये नहीं कह सकते कि नहीं आप न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं कर सकते। तो सेम राइट्स और सेम रोक टोक जो है वो सभी कंट्रीज़ के पास होनी चाहिए। कोई भी कंट्रीज़ जो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर रही है, केमिकल वेपन्स या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स एक्वायर करती है। तो इंडिया ने चोरी छुपके ही 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया था, क्योंकि इंडिया को था कि अगर हमने अभी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया तो जो उसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ है, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना जो कि ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर थी, और इंडिया के टेस्ट करने के बाद पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन गई, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थ्रेट था। तो हमें पता ही है कि वेपन्स को और ख़ासकर जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं वो पीस मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि सामने वाली कंट्री आके फिर पंगा ही नहीं लेती हमसे। इसीलिए इंडिया ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था एनपीटी जैसी ट्रीटीज़ के खिलाफ खड़े होकर। और इंडिया ने आर्ग्यू किया है कि जो न्यू है यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, क्योंकि जो एलडीसीज़ हैं यानी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा राइट्स मिले नियो में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया ने बहुत बड़ा स्टेप लिया था और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था टुवर्ड्स नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि जब कोल्ड वॉर के टाइम पूरा वर्ल्ड 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, इंडिया बाकी के 4 और देशों के साथ मिलकर एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लेकर आया था, जो कि जिसकी वजह से जो दोनों पावर ब्लॉक से उनके डोमिनेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। और फिर 1997 में इंडिया ने 160 कंट्रीज़ के साथ मिलकर क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल में था कि वहाँ पर एक रोड मैप दिखाया गया था कि कैसे आप ग्रीन हाउस के एमिशंस को रोक सकते हो और जिसकी वजह से आप ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर सकते हो। और जब भी यूएन पीस कीपिंग मिशंस आए हैं तो इंडिया ने अपने ट्रूप्स को यानी अपनी मिलिट्री को भेजा है इन मिशंस पर, तो जिसकी वजह से जो इंडिया का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशंस है और इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ गार्ड हो गए, जिसकी वजह से इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के एमर्ज हुआ है। जो थर्ड कंपोनेंट है इंडियाज़ सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का वो है मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री, यानी कि अभी तक तो हमने देखा था कि आउटसाइड द बॉर्डर्स क्या प्रॉब्लम्स है, बट इनसाइड द बॉर्डर्स भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में।
इंडिया में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम आगे आकर डिमांड की है कि हमें इंडिया से अलग होना है, यानी इंडिया से अलग होकर नई कंट्रीज़ बनानी है। मेनली ये मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो रिसाइड करते हैं इन नागालैंड, मिज़ोरम, कश्मीर एंड पंजाब। जैसे कि कश्मीर के कुछ लोग हैं, लोग तो क्या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इनको भड़का रहे हैं और वो डिमांड करते हैं वहाँ के लोग कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। और पंजाब में भी हमने बहुत सारी मूवमेंट्स देखी है, खालिस्तानी मूवमेंट्स जो हमने देखी हैं, वो चाहते हैं कि एक अलग देश बना दिया जाए जिसका नाम हो खालिस्तान। तो ऐसे कुछ मूवमेंट्स हमारे देश में टाइम टू टाइम इंडिया ने फेस किए हैं। बट इंडिया ने अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू अपनी नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश करी है। और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया में हर एक इंसान को बिल्कुल पूरा राइट देती है कि वो अपने ग्रीवेंसेस आके दिखा सकते हो। अगर आप सरकार से खुश नहीं हो तो आप आके बता सकते हो, आप खुश हो तो आके बता सकते हो, मतलब अपने पब्लिक ओपिनियंस आप दे सकते हो। जैसे बहुत सारे लीडर्स हमने अभी देखा है, न्यूज़ में आते हैं कि इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, हमारे पास राइट ही नहीं है बोलने का, यानी हमसे बोलने का अधिकार छीन लिया गया है। बट कोई उनको ये बताए कि भाई तुम अभी भी क्या कर रहे हो, लोगों को भाषण दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, तुम अभी डेमोक्रेसी में हो। अगर हमारी कंट्री में अथॉरिटेरियनिज्म होता, डेमोक्रेसी खत्म हो रही होती, तो आप इतना फ्रीली आके ओपनली आके आप गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास राइट ही नहीं होता। आप भाषण दे पा रहे हो, आप बिल्कुल फ्रीली बोल पा रहे हो, इसका मतलब क्या, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही रिसाइड कर रहे हो। फाइनली फोर्थ कॉम्पोनेंट जो है इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का, there has been an attempt in India to develop its economy in a way that the vast mass of citizens are lifted out of poverty and misery and huge economic inequalities are not allowed to exist। यानी कि इंडिया में कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सके और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके। जो मिजरी लोग फेस करते हैं, यानी डिजीज़ हो गया या कोई भी एपिडेमिक्स आते हैं, फूड क्राइसिस है, ये सब ख़त्म की जा सके। बट स्टिल अभी भी ये जो अटैम्प्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं सक्सीड नहीं हुए हैं। हम अभी भी बहुत ही ज़्यादा गरीब देश है और एक अनइक्वल कंट्री है। बट स्टिल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है इंडिया में, तो उसकी वजह से जो डिप्राइव्ड सिटीजन्स हैं और जो पुअर सिटीजन्स हैं उनकी आवाज़ को और उठाया जाता है। और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इन डिप्राइव्ड लोगों के लिए वो सरकार अच्छे से अच्छा काम कर सके और इनको अपलिफ्ट कर सके। सो इसकी वजह से सरकार के ऊपर एक प्रेशर आ चुका है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट को कंबाइन कर सके। यानी इकोनॉमी तो आप बढ़ाओगे, बट इकोनॉमी बढ़ेगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आपका बढ़ना चाहिए। अब HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में होता है कि जो वे ऑफ लिविंग है उसको और बेटर किया जा सके, यानी कि हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए गवर्नमेंट, एजुकेशन प्रोवाइड कराए, रहने को घर दे, खाना दे, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है और सरकार इस चीज़ पर काम कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हाई है कि सरकार इकोनॉमी के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट को कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर भी हमारी जो सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है इन लोगों को अपलिफ्ट करने की। तो इससे हमें पता लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियल नहीं है, बट इट इज़ अ वे टू प्रोवाइड अ ग्रेटर सिक्योरिटी, यानी कि एक ज़्यादा सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने का ज़रिया भी है डेमोक्रेसी। सो दैट्स इट। इसी के साथ हमारा चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।